हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं राघव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ चेक्स। हिंदी में इसे बोलते हैं चेक के प्रकार। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जान चुके हैं, फाइनेंशियली इसे जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में बहुत लोगों को इच्छा होती है जानने के लिए, लेकिन उनको राइट सोर्स नहीं मिल पाता, तो आप सही जगह आ चुके हैं। और बिना देर करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टाइप्स ऑफ चेक या चेक के प्रकार। चेक के कितने प्रकार होते हैं उसको जानने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद वो चेक का जो प्रकार है, किस लिए उसको उस नाम से जाना जाता है, उसकी विशेषता क्या है, उसका उपयोग क्या है और उसमें क्या है अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, तमाम सारी चीज़ें हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। इस सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और वो भी सबसे पहले। तो सबसे पहला जो प्रकार है चेक का, उसे बोलते हैं वाहक चेक या वियरर चेक। नाम से ही आपको मालूम हो रहा है, वाहक चेक या वहन करने वाला। ये चेक की सबसे बड़ी जो खासियत है कि इस चेक में जिसके नाम पर ये चेक क्या है काटा जाता है, वो व्यक्ति इसको भुना सकता है, या फिर और बियरर जो इसको क्या है पा जाए, कहीं गिरा हुआ या किसी को हैंडओवर कर दे, तो वो व्यक्ति भी क्या इस चेक को भुना सकता है। ये चेक बहुत रिस्की होता है, क्योंकि इसमें जिसका नाम लिखा हुआ है उसके साथ साथ में जिसका नाम नहीं लिखा है, कोई एक थर्ड पार्टी, वो भी इस चेक को क्लियर करा सकता है। तो ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, पेई, यानी जिसे आप पे करना चाहते हैं और उसका नाम लिखेंगे, आगे लिखा हुआ है और बियरर, अथवा जो व्यक्ति इस चीज़ को प्राप्त कर लिया है या जिसके भी हाथ में है वो भी इसे क्लियर कर सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, वाहक चेक कहते हैं। दूसरे प्रकार का चेक होता है जिसे बोलते हैं ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक कुछ और नहीं बल्कि वाहक चेक का ही क्या है एक प्रकार है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, उसके आगे आप पेई का नाम लिखते हैं जिसको आप देना चाहते हैं, और आगे आर वियरर या तो आप काट दें, तब वो आदेश चेक बन जाएगा, ऑर्डर चेक बन जाएगा जो पहले वाहक चेक था। या फिर किसी चेक में और बियरर की जगह ऑन ऑर्डर लिखा रहता है, ऑन ऑर्डर, तो वो चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक या आदेश चेक होता है। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। और इसमें भी क्या है, इंडोर्समेंट की सुविधा होती है, यानी इस पर आप सिग्नेचर करके किसी थर्ड पर्सन को आप दे सकते हैं जो इस चेक को क्लियर करा सकता है। निगोशिएबल होता है, इसमें भी निगोशिएशन हो सकता है। तो ये चेक भी क्या है ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, लेकिन वाहक चेक की अपेक्षा इसमें सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा होती है। आगे एक तीसरे प्रकार के चेक को आप देखेंगे जिसे बोलते हैं क्रॉस चेक या अकाउंट पेई चेक। ये क्या चीज़ है, तो क्रॉस चेक और अकाउंट पेई चेक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों एक ही नहीं होते हैं, दोनों में एक बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जो सबसे पहला आप देखेंगे कि अकाउंट पेई चेक में व्यक्ति को, यानी जिसका आप नाम लिखे हैं पेई का, उसके हाथ में कैश नहीं मिलता है, बल्कि चेक में कॉर्नर पे 2 पैरेलल लाइन कॉर्नर पे खींच दी जाती है। उससे वो चेक क्या होता है, अकाउंट पेई चेक हो जाता है। और 2 पैरेलल लाइन कॉर्नर पे खींचने की वजह से उसे क्रॉस चेक भी कहा जाता है, यानी उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जाएगा, उसका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, उस व्यक्ति को हाथ में पैसा नहीं मिलेगा, अकाउंट से अकाउंट में ही जाएगा। इसे बोलते हैं अकाउंट पेई चेक या क्रॉस चेक। इसकी एक दूसरी कंडीशन और भी होती है, अगर इस कॉर्नर में जो 2 पैरेलल लाइन खींचा गया है उसमें उस पर्टिकुलर पेई का नाम अगर लिख देते हैं, तो वो अमाउंट उसी व्यक्ति के अकाउंट में जाएगा, कोई तीसरा व्यक्ति उसको अपने अकाउंट में नहीं ले सकता है। लेकिन एक और ज़्यादा इसको सिक्योर करना चाहते हैं, तो इसमें 2 तरीके की कंडीशन है। एक तो आप कॉर्नर पे जो पैरेलल लाइन खींचते हैं उसमें पेई का नाम आप लिख दें,
तो उसको मिल सकता है, या फिर वो पेई किसी तीसरे व्यक्ति को अगर वो चेक हैंडओवर करके क्लियर कराना चाहता है तो उसे यहाँ पर 2 पेन खींच करके उस व्यक्ति का नाम जिसको वो देना चाहता है लिख करके अपना सिग्नेचर कर देगा उसके नीचे। तो ये चीज़ भी क्या होता है, इसे कोई तीसरा व्यक्ति भी क्लियर करा सकता है या भुना सकता है। तो क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक की 3 कंडीशन, एक सिंपल क्रॉस और दूसरा जो आप देखते हैं उसमें क्रॉस के साथ में क्या है उस व्यक्ति का नाम भी, और तीसरी कंडीशन ये होती है कि वो व्यक्ति जिसके नाम पर चेक काटा गया है वो व्यक्ति चाहे तो इस चीज़ को एक थर्ड पर्सन का नाम 2 पैरेलल लाइंस के बीच में लिख करके अपना सिग्नेचर करके उसको हैंडओवर कर सकता है और तीसरा पर्सन उस चेक को क्लियर करा सकता है। तो ये चेक होता है क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक। चौथे प्रकार के चेक को आप देखेंगे जिसे बोलते हैं प्री डेटेड चेक, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्व दिनांक चेक। नाम से ही आपको मालूम हो जा रहा है कि जिस चेक की तारीख यानी जो चेक में तारीख लिखी हुई है वो तारीख चेक को बैंक में प्रस्तुत करने की तारीख से पहले की है, उस चेक को प्री डेटेड चेक या फिर पूर्व दिनांक चेक कहते हैं। यानी एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि ये चेक है, इस पे आज का तारीख लिखा हुआ है 2 मई 2024 लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम बैंक में कब लगा रहे हैं 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, या ये 3 महीने तक वैलिड होता है। तो 3 महीने में कभी भी इसको हम लगा सकते हैं, लेकिन जो चेक में लिखी हुई तारीख है वो लगाने से पहले की है, तो इसी को बोलते हैं पूर्व दिनांकित चेक या प्री डेटेड चेक। बोलते हैं 5वां नंबर पे पोस्ट डेटेड चेक, या इसे बोलते हैं उत्तर दिनांकित चेक। ये क्या चीज़ होता है, पोस्ट डेटेड चेक कुछ और नहीं बल्कि सिंपल सा है कि जिस चेक की तारीख बैंक में प्रस्तुत करने की तारीख के बाद होती है उसको आप पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। मतलब अगर आप 2 मई को कोई चेक आप बैंक में लगा रहे हैं लेकिन उस पर जो डेट लिखा हुआ है वो मान लीजिए 5 जून लिखा हुआ है, 5 जून 2024, लेकिन आज लगा रहे हैं आप 2 मई 2024, तो डेट कब की है, पोस्ट डेटेड यानी उत्तर दिनांकित चेक, आज की तारीख से बाद की चेक है। इसी वजह से इस चेक की खासियत होती है, चेक आज आप भले लगाएंगे, पोस्ट डेटेड चेक की जो डेट लिखी हुई है मान लीजिए 10 जून, तो आप 10 जून से पहले 9 जून को भी इस चेक को आप क्लियर नहीं करा सकते, वो 10 जून या उसके बाद ही क्लियर होगा। 6ठे नंबर का चेक है जिसे बोलते हैं स्टेल चेक। स्टेल चेक, स्टेल का मतलब होता है बासी या खराब या बेकार चेक। तो ये क्या चीज़ होता है, ये सिंपल सा परिभाषा है, चेक लिखे जाने की तारीख से यानी जिस दिन चेक लिखा गया है उस तारीख से 3 महीने के बाद किसी चेक को अगर आप बैंक में प्रस्तुत करते हैं तो उसे स्टेल चेक, बेकार चेक या बासी चेक के रूप में जाना जाएगा। यानी आपको पहले बता चुके हैं कि चेक जिस डेट को लिखा जाता है उस तारीख से 3 महीने के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर आप 3 महीने के बाद उस चेक को आप बैंक में लगाते हैं तो वो चेक आप क्लियर नहीं करा सकते, यानी वो चेक भुनेगा नहीं, उससे आप पैसे नहीं प्राप्त कर सकते, वो चेक बेकार चेक माना जाएगा, उससे आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। इसे बोलते हैं स्टेल चेक या बेकार चेक या बासी चेक या ख़राब चेक, कुछ भी कह लीजिए। आगे देखेंगे 7वें नंबर का चेक होता है जिसे बोलते हैं सेल्फ चेक। सेल्फ चेक उसी वक्त लिखा जाता है, वो भी अपने नाम पर, जिसमें आपको नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लिखेंगे टू पे सेल्फ। ये चीज़ लिख करके आप शब्दों में और अंकों में अमाउंट भर के अपना साइन करके आप जमा कर देंगे, वो चेक आप तुरंत क्लियर करा लेंगे, उससे आप तुरंत कैश उठा सकते हैं। ये चेक आप अपने लिए सेल्फ के लिए खुद काटते हैं।
तो इसका नाम से ही आप जानेंगे, जब आप अपने लिए पैसे निकालना चाहते हैं तो आप चेक पर केवल सेल्फ लिख सकते हैं। पहले केवल ब्रांच में ही, यानी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहीं से सेल्फ चेक क्लियर होता था या आप वहीं से पैसा ले सकते थे। लेकिन आज मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम में डिजिटलाइजेशन होने की वजह से या कंप्यूटराइज बैंकिंग सिस्टम होने की वजह से आज की डेट में आप सेल्फ चेक को अपने ब्रांच से तो क्लियर करा ही सकते हैं, साथ ही साथ हिंदुस्तान के किसी कोने में भी आप चेक को क्लियर करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आगे देखेंगे 8वां, जिसे बोलते हैं रद्द किया गया चेक या इसको बोलते हैं कैंसिल्ड चेक। तो रद्द किया हुआ चेक या कैंसिल्ड चेक कुछ और नहीं बल्कि चेक के बीच में 2 पैरेलल लाइन खींचने के बाद उसके बीच में कैंसिल्ड शब्द लिख देते हैं, वो चेक कैंसिल्ड चेक माना जाता है। इस चेक से भी आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन ये चेक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है जब आप कोई लोन लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कोई आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, LIC या तमाम सारी चीज़ों में कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप एड्रेस प्रूफ या बैंक डिटेल किसी को आप देना चाहते हैं, तो इस कैंसिल्ड चेक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उस कंडीशन में लोग जानबूझकर कैंसिल चेक काटते हैं, लेकिन कभी कभी आपके चेक में ढेर सारी कमियां होने के बावजूद भी वो चेक ऑटोमेटिक कैंसिल चेक हो जाता है। आगे इसमें देखेंगे, एक होता है खाली चेक, इसको आप ब्लैंक चेक भी कहते हैं। तो ब्लैंक चेक क्या होता है, ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोगों को दिया जाता है, यानी जिसके ऊपर आप अत्यधिक भरोसा करते हैं उसी को ब्लैंक चेक आप दे सकते हैं, क्योंकि ब्लैंक चेक मतलब होता है खाली चेक। नाम से ही आपको मालूम हो रहा है कि इसमें ना तो कोई आप डेट मेंशन करते हैं, ना ही पेई का नाम मेंशन करते हैं, और ना ही उसमें आप अमाउंट मेंशन करते हैं। सिर्फ आप चेक बुक से एक चेक लीफ आप फाड़ते हैं, उस पर अपना साइन करते हैं और आप किसी को पकड़ा देते हैं। वो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उसमें डेट भर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार उसमें अमाउंट भर सकता है और अपनी इच्छा अनुसार पेई का नाम लिख सकता है। तो सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक चेक है। अगर अगला व्यक्ति चाहे तो आपका बैंक अकाउंट भी खाली कर सकता है। लेकिन ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी और विश्वासपात्र लोगों को एक चेक दिया जाता है, ये विश्वास की बात होती है। आगे देखेंगे 10वें नंबर का चेक होता है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या होता है, बैंकर्स चेक खाता धारक के रिक्वेस्ट पर बैंक जारी करता है। ये खासकर जैसे कुछ बड़े पेमेंट्स या जैसे आपका एजुकेशन के लिए आप लोन लिए हैं, या पढ़ाई के लिए आपको फीस जमा करना है, या कोई आपको बिल पेमेंट करना है, तो अगर आपका बैंक में लेन देन ठीक ठाक है, रिश्ते अच्छे हैं, ठीक ठाक अमाउंट में ट्रांजैक्शन आप करते हैं, तो उस वजह से आपके आदेश या रिक्वेस्ट पर बैंक जो होता है एक चेक जारी करता है, उसको बैंकर्स चेक कहते हैं। और ये चेक दोनों के बिहाफ पर, यानी खाता धारक के बिहाफ पे भी ये जारी होता है और बैंक के भी या इंस्टीट्यूशन जो वित्तीय संस्थान है उसके भी बिहाफ पे ये जारी होता है। लेकिन जब खाता धारक के बिहाफ पर बैंकर्स चेक जारी होता है तो उसमें क्या है, पेनाल्टी या बाउंस भी होने का डर रहता है। लेकिन जब बैंक इसे जारी करता है, अगर आपके अकाउंट में पैसे कम भी हैं या नहीं भी हैं और कोई व्यक्ति ने इस चेक को लगा दिया तो ये चेक बाउंस नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक खुद लेता है। तो ये चेक जो होता है एक सिक्योर चेक के कैटेगरी में आता है और इसलिए आप इसे बैंक चेक के रूप में जानते हैं। ये चेक की क्या खासियत है, पेएबल इन सेम सिटी, यानी जिस सिटी में या जिस शहर में ये चेक काटा गया है ये उसी शहर में ही क्या होगा, पेएबल होगा। दूसरी बात है नॉन निगोशिएबल, इसे आप निगोशिएट नहीं कर सकते, यानी ये आप किसी थर्ड पार्टी या किसी और को आप दे नहीं सकते हैं। जिसके लिए काटा गया है ये उसी के खाते में पैसा जाएगा, किसी और खाते में नहीं जाएगा। आगे कटा फटा चेक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीलेटेड चेक। मल्टीलेटेड चेक यानी कटा फटा या बेकार या ख़राब चेक जिसको कह सकते हैं। यह क्या होता है कि जैसे आपने चेक कहीं रख दिया, चूहा काट दिया, या कहीं मिट्टी में कीचड़ में गंदा हो गया, पानी में कहीं भीग गया, उस पर कुछ गिर गया, तो ये सब चीज़ क्या होता है, कटा फटा या बेकार चेक की कैटेगरी में आता है। इसमें कितना भी गंदा हो गया है, कहीं से भी फट गया हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें एक कोड होता है जो 9 डिजिट का होता है, जिसे बोलते हैं MICR कोड।
अगर ये चीज़ क्लियर विजुअल है, ये नहीं कटा है, ये नहीं फटा है और बैंक चाहता है तो उसकी सहमति से इस चेक को आप क्लियर करा भी सकते हैं। और अगर बैंक नहीं देना चाहता है तो ये सब होने के बावजूद भी वो नहीं देगा। 12वें नंबर का चेक होता है जिसे बोलते हैं गिफ्ट चेक। तो गिफ्ट चेक नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है, गिफ्ट चेक कुछ और नहीं बल्कि आपने देखा होगा जब हमारे देश के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनली या नेशनली कोई गेम्स को जीत करके आते हैं तो उपहार स्वरूप उन्हें क्या है, एक बड़ा चेक का फ़ोटोकॉपी उन्हें दिया जाता है, वो होता है गिफ्ट चेक। या फिर आप देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो बड़े बड़े अचीवर्स होते हैं वो क्या है, जब कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो क्या बड़े चेक के माध्यम से लोगों को सम्मानित किया जाता है, उनका अचीवमेंट को शो किया जाता है। या फिर जैसे आप देखते हैं शादी विवाह या किसी और फंक्शन में आजकल क्या है, इस तरह का चेक देने की प्रथा बहुत ही चल पड़ी है और ये चेक कुछ चार्जेस पे करके बैंक के द्वारा आप बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखेंगे एक 13वें नंबर का चेक होता है जिसे बोलते हैं ट्रेवलर्स चेक। ये चेक स्पेशली ट्रेवलर्स के लिए होता है। आप अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप कुछ चार्जेस पे करके या बैंक से अगर आपके रिश्ते ठीक हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ सकते हैं और आप ट्रेवलर चेक बनवा सकते हैं। ट्रेवलर चेक की खासियत होता है कि आप जिस जगह जा रहे हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, उस देश की करेंसी में अमाउंट आपके पास होता है उसमें भरा हुआ और आप उस देश में पहुंच करके अपना एक सिंपल सा क्या है जो सिग्नेचर करते हैं बैंक में करके वहां लगा के उतना अमाउंट उस करेंसी में उठा सकते हैं और आप उस जगह का, उस शहर का या उस देश का आप भ्रमण कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसकी एक और ख़ासियत है ट्रेवलिंग चेक का कि अगर आप वहाँ से लौटते हैं और आपका जो है ट्रेवलर चेक मान लीजिए आपने 3 बनवाया था अलग अलग अमाउंट का, उसमें से 2 ट्रेवलर चेक आपका क्या है एक्सपेंस में चला गया, खर्च हो गया, लेकिन एक चेक है जो बचा हुआ है, उसको अगर आप चाहेंगे तो फिर अपने बैंक में, अपने कंट्री में, अपने बैंक में उसको लगा करके उसे अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं या उसे आप कैश भी निकाल सकते हैं, वो भी अपने देश की जो करेंसी है, अपने देश का जो पैसा है उसमें। तो ये भी क्या है बहुत ही अच्छा है और ये चीज़ बहुत ही क्या है उपयोगी भी है। आगे एक लास्ट तरीके के चेक देखेंगे, आखिरी जो 14th नंबर है, 14 नंबर पे, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक क्या होता है, इस चेक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कॉरपोरेट सेक्टर में ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि एक चेक लिखा गया, जैसे ये चेक है इसे लिखा गया, सब कुछ भरा गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है उस कंपनी के लेजर में, लेजर लोग वो लोग जानते होंगे जो अकाउंटिंग या ऑफिशियल लोग होंगे, उनको मालूम होगा कि लेजर क्या चीज़ होता है। लेजर कुछ और नहीं, बस एक विशेष प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें क्या है पैसों का लेन देन का लेखा जोखा बहुत ही बारीकी से लिखा जाता है, क्लियरली, इनकम, एक्सपेंस और तमाम सारे अलग अलग चीज़ें, तो उसे बोलते हैं लेजर। तो एक कंपनी का चेक लिखा गया, उसे लेजर में भी क्या है चढ़ाया गया, दिखा दिया गया कि ये चेक कट गया है, इतना खर्च में जा चुका है, एक्सपेंस में दिखा दिया गया, लेकिन वो चेक सपोज करिए रखा रह गया, उसे बैंक में क्या प्रस्तुत ही नहीं किया गया, उससे कोई अमाउंट निकाला ही नहीं गया और वो चेक पड़े के पड़ा रह गया और 3 महीने बाद मालूम पड़ा कि ये चेक तो कटा हुआ था, लेजर में चढ़ा भी हुआ था, एक्सपेंस में दिखा भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उससे ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, निकाला नहीं गया। अब वो 3 महीने बाद वो चेक किसी काम का नहीं भी, आपके हाथ में मिला भी तो भी आप बैंक में लगा नहीं सकते, वो बेकार ही गया। तो आप समझ सकते हैं, इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग चेक। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें पूरा भरोसा है कि आज आप चेक के बारे में आपने बहुत ही गहराई से जाना और ये चेक कुछ अलग अलग प्रकार का नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, चेक तो बिल्कुल होता है इसी तरीके का, लेकिन इसमें हम क्या लिखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें हम क्या क्रिएटिविटी करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का चेक की कैटेगरी में आएगा, हमारे इस्तेमाल के ऊपर है। हाँ, अलग अलग बैंकों में इस पे जो कंटेंट दिया गया है, इस कंटेंट में बहुत मामूली सा चेंजेज होता है, बहुत मामूली सा। जैसे यहाँ लिखा गया है बंधन बैंक का चेक है, इसमें सीधा लिखा गया है पे, आगे आप पेई का नाम लिख देंगे, किसी में टू पे, और यहाँ जो लिखा गया है आर वियरर,
या खाता धारक को हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं लिखा होता ऑन ऑर्डर, ऑन ऑर्डर ये लिखा होता है। तो इसमें क्या है, बस जगह केवल चेंज आता है, कहीं किसी का एड्रेस यहाँ रहेगा, किसी का एड्रेस यहाँ रहेगा, किसी का IFSC कोड यहाँ रहेगा, किसी का अकाउंट नंबर यहाँ रहेगा। लेकिन ये जो जानकारी होती है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है, जो हमने कल आपको बताया भी था अपने पहले वीडियो में कि ये जो इन्फॉर्मेशन सबका यहीं रहता है। अमाउंट वाला सेक्शन सबका यहीं रहता है, सिग्नेचर वाला सबका यहीं रहता है, डेट वाला सबका यहीं रहता है। बस अगर कुछ चेंजेज होते हैं तो IFSC कोड, बैंक का एड्रेस और खाता धारक का एड्रेस, इसी कुछ चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अलग फ़र्क होता है। बाकी लगभग हर चेक में ये जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सब एक सेम प्लेस पर ही रहती हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आपको बस धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना टाइम दिया। आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, और हम फिर मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।